आप देख रहे हैं एकेएस ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ आपको क्लास 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का कंप्लीट एनसीईआरटी तैयारी, बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल फ्री मिलेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। में हम लोग देखेंगे डायमेंशन क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को कैसे निकाला जाता है, डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या है और डायमेंशन का लिमिटेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, डायमेंशन से रिलेटेड हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि डायमेंशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में ना रहे। क्लियर है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं डायमेंशन का डेफिनेशन क्या होता है, देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर टू विच द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट अ डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। मतलब ये फ्रेंड्स, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन उन फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर को कहते हैं जिसे उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज पे लगाया जाता है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज एंड आर रिप्रेजेंटेड विथ स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो बेस क्वांटिटीज कितना होता है? 7 होता है, और उसको हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या क्या 7 क्वांटिटीज है, बेस क्वांटिटीज। जैसे फ्रेंड्स, लेंथ के लिए एल लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, मास के लिए कैपिटल एम, टाइम के लिए टी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए कैपिटल ए, और टेम्परेचर के लिए के लेते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी लेते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी बेस क्वांटिटी है और ये सब डायमेंशन हम लोग लेते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं एग्जाम्पल में कुछ। जैसे द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ। मतलब यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है वो क्या होता है? लेंथ का प्रोडक्ट होता है। कहने का मतलब वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो एल बी एच होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो ये तीनों जो है एक टाइप का लेंथ ही है। तो लेंथ के लिए इसके लिए भी मीटर लेंगे, ये विड्थ के लिए भी मीटर लेंगे और हाइट के लिए भी मीटर लेंगे, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसी तरह से मीटर जब लेंगे तो ये लेंथ के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे एल, इस मीटर के लिए भी एल और इस मीटर के लिए भी एल लेंगे, तो ये हो गया एल क्यूब। क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पे ये एल क्यूब आ गया, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लेंगे। अब क्या है वो समझते हैं। एज देयर इज नो मास एंड टाइम इन वॉल्यूम, सो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड एज। अब यहाँ पे वॉल्यूम में क्या है कि ना मास है और ना ही टाइम है, तो इसका एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम का डायमेंशन को, मास नहीं है तो m0, लेंथ के लिए l आया है तो l3, और टाइम नहीं है तो t0। अब इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख देंगे, तो इस तरह से वॉल्यूम का डायमेंशन एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर फोर्स, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। इसी तरह अगर फोर्स के लिए लेंगे तो फोर्स का क्या होता है? मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ समझते हैं, मास तो ठीक है, एक्सेलरेशन तो क्या होता है? लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर। अब देखिए इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। मास के लिए m आ गया, लेंथ के लिए कैपिटल L आ गया और टाइम के लिए p आ गया। तो m और l ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर -2 हो जाएगा। तो इस तरह से m, l और t -2 डायमेंशन आ गया फोर्स का। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक डायमेंशनल फार्मूले एंड डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, चलिए अब हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला। द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखते हैं क्या है। डायमेंशनल फार्मूला वो एक्सप्रेशन है जो किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर के रूप में एक्सप्रेस करता है। क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल में सम ऑफ डायमेंशनल फार्मूला आर गिवन बिलो। जैसे एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला दिया हुआ है m0 l1 t-2, मास डेंसिटी का दिया हुआ है m l-3 और t0, वॉल्यूम m0 l3 t0। तो इस तरह से ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। अब हम लोग देखते हैं डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला से इक्वेट करके जो इक्वेशन मिलता है, उसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं? डायमेंशनल इक्वेशन, उस क्वांटिटी के लिए। क्लियर है? तो चलिए अब इसका एग्जांपल समझते हैं। सम ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन आर गिवन बिलो। जैसे लिनियर मोमेंटम है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट, इसका फार्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा? m1 l1 और t-1। इसी तरह यहाँ पे इम्पल्स है, इसको इक्वेट करेंगे डायमेंशन से, तो m1 l1 और t-1 इसका भी आएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर देखते हैं तो मास और रेडियस ऑफ जायरेशन, एक टाइप का डिस्टेंस। मास के लिए m1 और रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए l1 होना चाहिए। अच्छा, यहाँ मोमेंट और रेडियस का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे l2 और टाइम है। अब लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन को देख लेते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पे एरिया। एरिया का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है। तो लेंथ के लिए मीटर और ब्रेथ के लिए भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर। अब यहाँ समझते हैं कि यहाँ मास भी नहीं है और लेंथ भी नहीं है, तो सॉरी, मास भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे m0 l2 और t0, इस तरह से ये इसका डायमेंशन आएगा। इसी तरह वॉल्यूम का देखेंगे तो यहाँ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, तो इसके लिए भी मीटर, इसके लिए भी मीटर और इसके लिए भी मीटर, तो ये हो गया मीटर क्यूब। और मीटर है मतलब लेंथ है, तो लेंथ के लिए l क्यूब होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? मास नहीं है तो m0
लेंथ के लिए L3 और टाइम भी नहीं है तो T0। तो इस तरह से ये वॉल्यूम का डायमेंशन आ गया। अब अगर डेंसिटी का देखते हैं फ्रेंड्स, तो ये होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम, तो मास के लिए केजी और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। तो यहाँ पे होगा पर मीटर क्यूब, क्योंकि ऊपर ले जाएंगे। अब केजी के लिए क्या होता है, मास है तो m, मीटर है मतलब लेंथ है तो l, और पावर -3 है तो -3। अब यहाँ टाइम नहीं है तो t 0। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। तो आप यहाँ पे जितना भी है वो डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर फोर्स के लिए देखेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए केजी और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया। तो केजी है मतलब मास है, मतलब m, मीटर मतलब लेंथ है l, और सेकंड है मतलब t है, मतलब t-2। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का निकाल सकते हैं। एक हम लोग देख लेते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए फ्रेंड्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है G=F(r²/m1 × m2)। यहाँ पे F जो है वो है न्यूटन, मतलब फोर्स। तो फोर्स के लिए यूनिट न्यूटन यूज़ करेंगे। ये हम लोग ये भी कर सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी हम लोग निकाल चुके हैं। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर, और यहाँ केजी मास है, ये भी केजी, m2 भी मास है, तो केजी का स्क्वायर। तो एक ऊपर और एक नीचे, केजी कैंसिल हो जाएगा। अब इस केजी को ऊपर ले जाएंगे तो केजी-1, ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब और सेकंड का पर सेकंड स्क्वायर। देखिए केजी के लिए मास तो m-1, मीटर के लिए लेंथ l3, और सेकंड के लिए t-2। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए ये m-1 l3 t-2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हो गया यूनिट। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है कि डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब डायमेंशन का क्या एप्लीकेशन है ये अभी हम लोग देखेंगे। देखते हैं, द डायमेंशनल एनालिसिस हेल्प अस इन डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो हम लोग को अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन है उसको डिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। एंड चेकिंग द एक्यूरेसी, डेरिवेशन एंड डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, और चेक करने के लिए एक्यूरेसी या डेरिवेशन एंड डायमेंशनल कंसिस्टेंसी और इट्स होमोजेनिटी ऑफ वेरियस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ये सभी को चेक करने के लिए भी डायमेंशनल एनालिसिस हेल्प करता है। क्लियर है। अब इसका देखते हैं एप्लीकेशन क्या है। तो इट्स एप्लीकेशन आर गिवन बिलो। फर्स्ट क्या है, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, मतलब किसी फिजिकल इक्वेशन सही है या नहीं इसको चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का। दूसरा क्या है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं डायमेंशन का। थर्ड क्या है, डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन है इसको फॉर्मुला बनाने के लिए भी हम लोग, या रिड्यूस करने के लिए भी डायमेंशन का यूज करते हैं। तो चलिए फर्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में क्या था, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, मतलब डायमेंशनल फॉर्म में सही है या नहीं इसको चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में बी एडेड टुगेदर और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर ओनली इफ दे हैव द सेम डायमेंशन। मतलब ये है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, और ये तभी कर सकते हैं जब सबका सेम डायमेंशन हो। क्लियर है। दस मास कैन नॉट बी एडेड टू वेलोसिटी और एन इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम टाइम, मतलब ये है कि मास को वेलोसिटी में ऐड नहीं कर सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रिक करंट को टाइम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब एक डायमेंशन में होना चाहिए। ठीक है। वी यूज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन टू चेक द कंसिस्टेंसी एंड करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, तो किसी भी इक्वेशन का करेक्टनेस और कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए हम लोग होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो आगे समझते हैं कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन स्टेट्स दैट अ फिजिकल क्वांटिटी equation will be dimensionally correct if the dimension of all the term occurring on the both side of the equation are same। तो फ्रेंड्स, होमोजेनिटी प्रिंसिपल का कहना ये है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो इक्वेशन होगा डायमेंशनली करेक्ट तभी होगा जब दोनों तरफ का जो भी टर्म है उसका डायमेंशन सेम आए। क्लियर है। तो ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, लेट अस चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन का डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लेते हैं, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये आप लोग पहले भी देख चुके होंगे। अब अगर इसका लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एस है, एस मतलब डायमेंशन ऑफ डिफरेंट टर्म अगर लिखते हैं तो एस मतलब क्या होता है, ये लेंथ है डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए एल लिखेंगे। फिर यहाँ पे इस साइड में यूटी है तो ये लेफ्ट साइड हुआ। ठीक है। अब राइट साइड में ये दोनों को देखेंगे तो यूटी है, तो यूटी के लिए देखिए क्या होता है, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, तो एल t-1 और टी होता है टाइम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये टी और ये टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एल बचेगा। अब यहाँ पे हाफ यूटी स्क्वायर के लिए देखते हैं, तो हाफ के लिए तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, ए एक्सेलरेशन है तो LT-2, और टी यहाँ टाइम का स्क्वायर है तो यहाँ टी का पावर 2, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे भी एल बचेगा, तो ये एल। अब यहाँ पे समझते हैं, देखिए लेफ्ट साइड में एक एल आया है और इसके लिए भी एल आया है और इसके लिए भी एल आया है, तो लेफ्ट साइड में एल है और इस साइड में राइट साइड में 2L है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इधर का जो डायमेंशन और इस साइड का डायमेंशन ये न्यूमेरिकल वैल्यू
को नेग्लेक्ट करते हैं। तो इस साइड का डायमेंशन और इस साइड का लेफ्ट और राइट दोनों सेम है, मतलब ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर है? अब हम लोग आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, और इक्वेशन दिया हुआ हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू mgh। तो दोनों साइड का डायमेंशन हम लोग निकालेंगे और अगर सेम आ गया तो डायमेंशनली करेक्ट होगा। अब एलएचएस का डायमेंशन निकालते हैं। एलएचएस में क्या है, हाफ का डायमेंशन नहीं होगा, एम जो है वो मास है, इसलिए एम, और भी जो है वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन होता है और उसका यहाँ स्क्वायर है, इसलिए यहाँ स्क्वायर लगाएंगे। अब सबको सॉल्व करेंगे तो एम एम लिख देंगे, एल और यहाँ पावर टू है तो पावर टू हो गया, टी यहाँ माइनस वन है और ये टू मल्टीप्लाई बाई माइनस टू। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, एम एल टू टी माइनस टू। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में देखिए क्या है, एम जी एच है, एम होता है मास इसलिए एम आ गया, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक टाइप का एक्सेलरेशन है तो एल टी माइनस टू, और एच होता है हाइट इसलिए एल। तो ये सबको सॉल्व करेंगे तो एम चलिए यहाँ एम लिखेंगे, ये एल और ये एल, एल का पावर टू हो जाएगा और टी माइनस टू। तो अब देखते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड का और ये राइट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल आ गया, मतलब दोनों साइड का डायमेंशन सेम है, हेंस कंसिस्टेंसी इज वेरीफाइड, मतलब ये सही है। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड यूज जो था फ्रेंड्स वो कन्वर्जन था, मतलब कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे इसीलिए एक एग्जांपल लिया गया है फ्रेंड्स। चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। एज वी नो न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द यूनिट बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम whatever be the system of its measurement। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट का। क्लियर है? और दूसरा बात ये भी है कि जो मैग्नीट्यूड होता है फिजिकल क्वांटिटी का कोई भी सिस्टम है वो इक्वल होता है। ठीक है, अब इसी का यूज करेंगे और हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखते हैं। अ कैलोरी इज यूनिट ऑफ हीट एनर्जी और एनर्जी एंड इट इज इक्वल अबाउट 4.2 जूल। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक कैलोरी जो यूनिट यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी होता है वो इक्वल होता है 4.2 जूल का, वेयर 1 जूल जो होता है 1 kg मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर के इक्वल है। अब सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल टू अल्फा के जी। अब हम लोग ऐसा यूज एम्प्लॉय कर रहे हैं कि मास का यूनिट जो है वो अल्फा के जी है, यूनिट ऑफ लेंथ वो बीटा मीटर है और यूनिट ऑफ टाइम वो गामा सेकेंड है। तो सो दैट द कैलोरी हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4.2 पर अल्फा पर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इन टर्म ऑफ न्यू यूनिट। तो नया यूनिट में ये ऐसा आएगा वो शो करना है। तो चलिए देखते हैं इसका कैलकुलेशन को। जब इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी जो होता है एम एल टू टी माइनस टू होता है। एम वन एल वन और टी वन एंड एम टू एल टू और टी टू आर द यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन गिवन टू सिस्टम। तो दो अलग अलग सिस्टम में मास लेंथ और टाइम के लिए यूनिट एम वन एल वन और टी वन और एम टू एल टू और टी टू लेते हैं। क्लियर है? अब देखिए एम वन में 1 kg, एल वन में 1 मीटर और टी वन में 1 सेकेंड, और एम टू जो है अल्फा के जी लिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एल टू है बीटा मीटर लिया गया है और टी टू है गामा सेकेंड लिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या है, फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू का प्रोडक्ट होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, मतलब ये कि एन वन यू वन इक्वल्स टू एन टू यू टू ऐसा होगा। अब यहाँ से अगर हम एन टू निकालेंगे तो ये यू टू इधर डिवाइड हो जाएगा, तो फार्मूला क्या आएगा, एन वन यू वन बाई यू टू। अब देखिए यहाँ एन वन का वैल्यू कितना दिया हुआ था 4.2। अब यहाँ देखिए ये एनर्जी का यूनिट है, ये भी एनर्जी का यूनिट है, तो एम वन एल वन का टू और टी वन का पावर माइनस टू, इसी तरह एम टू एल टू का पावर टू और टी टू का पावर माइनस टू। तो यहाँ पे 4.2 है, एम वन एम टू एल टू और टी वन टी टू, इसको अलग अलग एक साथ में लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे वन है एम वन का वैल्यू और एम टू का वैल्यू अल्फा के जी, यहाँ पे बीटा है वन, एल वन का वैल्यू वन, यहाँ से हम लोग सब वैल्यू को ले रहे हैं, और एल टू का वैल्यू बीटा, इसी तरह गामा के लिए भी ये। अब देखिए यहाँ पे एन टू जो है 4.2, अल्फा को ऊपर जाएंगे पर अल्फा, बीटा को भी ऊपर ले जाएंगे तो बीटा पर बीटा स्क्वायर, और गामा ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पावर माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा गामा स्क्वायर। तो ये हो गया न्यू यूनिट। इस तरह से 1 कैलोरी क्या आ गया 4.2 अल्फा पर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड यूज जो है वो क्या है, रिलेशन डिड्यूस करना, मतलब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन हुआ ये बताना। ठीक है, तो देखिए द मेथड ऑफ डायमेंशन इज यूज टू डिड्यूस द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन क्या है उसको डिड्यूस करने के लिए डायमेंशन का यूज होता है। वी शुड नो द डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन अदर क्वांटिटी। इसके लिए हम लोग को क्या होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है उसको जानना होता है बस। इसकी हेल्प से हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। वी विल एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। तो हम लोग एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। कंसीडर करते हैं अ सिंपल पेंडुलम हैविंग बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मान लेते हैं एक सिंपल पेंडुलम है कुछ इस तरह से और इसमें बॉब अटैच है तो स्ट्रिंग पे। अब ये ग्रेविटी के कारण से ये ऐसे ऐसा मूव कर रहा है। ठीक है, द टाइम पीरियड टी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब इसका जो टाइम पीरियड है यहाँ से यहाँ आना और वापस यहाँ आना टी, ये डिपेंड करता है लेंथ पे, ये स्ट्रिंग जो है लेंथ पे, मास ऑफ द बॉब पे, ये जो बॉब है उसके मास पे, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे जी पे। तो जिससे जिस पे डिपेंड करता है उसको हम लोग लेते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो ये एल, ये एम और ये जी। क्लियर फ्रेंड्स? अब क्या करेंगे, अपने से यहाँ पे पावर ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी रखेंगे, जैसे कि ये इक्वेशन 1 आया। अब इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब इसमें डायमेंशन पुट करेंगे तो m0, l0 और p-1 ऐसा होगा। कांस्टेंट के लिए डायमेंशन नहीं होगा, यहाँ लेंथ है तो इसलिए la, यहाँ मास है तो m b और यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका होता है LT-2। अब इसको पावर c है तो सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए एल ए और यहाँ पे पावर 2 है, मतलब एल का पावर सी है, तो ऐड करेंगे तो एल ए प्लस सी, मास के लिए बी और ये टी, इस पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2c, और यहाँ पे m0, l0 और p1, p-1 ऐसा आएगा। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, यहाँ मास में बी है पावर, यहाँ एम में 0 है पावर, तो बी के लिए वैल्यू आएगा 0। इसी तरह यहाँ टी में पावर -1 है और यहाँ -2c है, तो -2c इक्वल्स टू -1, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सी इक्वल्स टू 1/2। अब सी का वैल्यू निकल गया, यहाँ पे यहाँ बी निकल गया। अब ए देखते हैं, तो ए प्लस सी एल में और इधर 0, सी का वैल्यू 1/2 है, तो इस तरह से यहाँ देखेंगे तो ए का वैल्यू -1/2 आएगा। तो फ्रेंड्स जब ए, बी और सी तीनों का वैल्यू आया है, इस तरह से वैल्यू जब यहाँ पे पावर में पुट कर देंगे तो 1/2 -1/2 जी में सी में वैल्यू और बी का वैल्यू। अब ये सब वैल्यू जब पुट करेंगे तो पावर इसको रूट में लिख सकते हैं हम लोग 1/2 और ये -1/2, इसलिए इसको नीचे ले जाएंगे, तो इस तरह से ये आएगा। अब जब हम लोग देखेंगे टी इक्वल्स टू 2 और √L/g, इस तरह से रख देते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो सेम ये फार्मूला, सेम ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा गया है, तो आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन क्या है वो देखते हैं। इट डज नॉट गिव एनी फॉर इन्फॉर्मेशन वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर, इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, तो ये पहला लिमिटेशन है। दूसरा ये, इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनल लेस कांस्टेंट इन द फार्मूला, जैसे 1 2 3 4 या 5 6। अगर कोई फार्मूला है उसमें वन कोई भी डायमेंशन लेस कांस्टेंट आता है तो उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। ये किस लिमिटेशन है। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है डायमेंशन का, वी कैन नॉट डिराइव द फार्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन विच हैव नो डायमेंशन। अगर किसी फार्मूला में ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉग या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है तो उससे रिलेटेड हम लोग फार्मूला एक्स नहीं बना सकते हैं, तो ये एक लिमिटेशन है डायमेंशन का। नेक्स्ट है, अगर कोई क्वांटिटी 3 से ज़्यादा पे डिपेंड करता है तो उसके लिए हम लोग फार्मूला नहीं बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ लिमिटेशन था। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से, और कमेंट्स कीजिए कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे।